Now we are going to start the Foreign Exchange Management Act 1999, the first part. पहले दो शब्द इस एक्ट के बारे में। एक्ट काफी छोटा है, बट नींद उड़ाने के लिए ये काफी है। इसीलिए मैंने इस एक्ट को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि आप इसको इजीली रिवाइज कर सकें और एग्जाम में भी अच्छे से लिख सकें। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्ट है उसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो आठों पार्ट्स पहले तो आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला पार्ट जो है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड कुछ डेफिनेशंस विच आर गिवन अंडर दिस एक्ट। सेकंड पार्ट चार्जिंग सेक्शन है, मेन प्रोविजंस है इस पार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस है। फोर्थ पार्ट में कैपिटल अकाउंट कवर कर लिया है। फिफ्थ पार्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कवर है। सिक्स्थ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया कवर है। सेवंथ में एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द लास्ट पार्ट एट्थ पार्ट में एडजुडिकेशन एंड अपील्स के प्रोविजन कवर किए हैं। नाउ फर्स्ट वी विल गो टू द पार्ट 1, दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए नाम। इस एक्ट का जो नाम है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of June 2000। ये जो एक्ट है ये रिपील किया गया है पुराने एक्ट को। पुराना जो एक्ट था वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो दोनों एक्ट में अगर नाम का डिफरेंस देखें तो पहले रेगुलेशन था, अब मैनेजमेंट आ गया है। टोटल सेक्शन इसमें 49 सेक्शन है, जिसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एक्ट जो था पुराना और अभी का मैनेजमेंट एक्ट में, क्या डिफरेंस छोटा सा आ सकता है। तो आपको यही लिखना है, रेगुलेशन जो एक्ट था उसमें काफी कंट्रोल था, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। और मैनेजमेंट जो एक्ट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट न्यू एक्ट है, उसमें काफी कंट्रोल जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। जो एसएससी है उसके ऊपर ज्यादा रिलायंस प्लेस किया हुआ है। और एक और बात जो याद रखनी है, ये एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये एक्ट पूरे भारत में लगेगा, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब फटाफट हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। यानी इंडिया है और इंडिया के बाहर जो अदर कंट्रीज हैं उसके साथ जो ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो पेमेंट होता है, पेमेंट आता है या आप पे करते हैं बाहर, उसको फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया, और फॉरेन मार्केट्स को डेवलप करना। इसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, हर एक्ट में कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है, और यहां पर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एंड द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो एक्ट को इंप्लीमेंट करती है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। देखिए इसमें जो एक्ट है वो अपना काम जिसने किया है वो जस्ट एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया है। इसने जो एक्ट है फेमा, इट प्रोवाइड्स द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क, और इसके बाद जो मेन प्रोविजंस हैं एक्ट में वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू और आरबीआई के रेगुलेशंस के थ्रू। तो सेक्शन 46 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो रूल्स जो बनाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 46, एंड आरबीआई विल मेक द रेगुलेशंस अंडर अंडर सेक्शन 47। ये आपको याद रखना है। सो मेन powers are given to central government and RBI under this act.
अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की ओर और इसमें से एक डेफिनेशन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एग्जाम में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन अंडर दिस एक्ट। सभी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी है, सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये मैंने यहां पर सब सेक्शन लिखे, डायरेक्टली आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में भी कोट करके आना है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम देखने वाले हैं इस एक्ट में वो है, सबसे पहली है ऑथोराइज्ड पर्सन, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दे रखी है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, जो सबसेक्शन एन में दे रखा है। फॉरेन सिक्योरिटी सबसेक्शन ओ में। देन पर्सन की डेफिनेशन सबसेक्शन यू में। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेक्शन 2 सबसेक्शन वी। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन डब्ल्यू। एंड रिपैट्रिएट टू इंडिया सबसेक्शन वाई। और इसके साथ ही कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं कुछ टर्म्स के। पहली टर्म है नॉन रेसिडेंट इंडिया का एक्सप्लेनेशन एंड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है ऑथोराइज पर्सन अंडर सेक्शन 2C। नाम से ही साफ है, ऐसा पर्सन जिसे ऑथोराइज किया गया हो टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। समझना एक बात है और एग्जाम में लिखना दूसरी बात है। तो एग्जाम में आपको हूबहू ये डेफिनेशन लिखनी है जो सेक्शन 2C में दे रखी है, तो ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। सो एज पर सेक्शन 2C, ऑथोराइज्ड पर्सन मींस ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन for the time being authorized by RBI to deal in foreign exchange or foreign securities। ये RBI जो वर्ड है ये आपको याद रखना है, who will authorize? RBI। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज, जो दे रखी है सेक्शन 2N में। साफ है, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी का मतलब जो इंडियन करेंसी नहीं है। इंडिया में करेंसी है रुपीस और इसके अलावा जो बाहर के देशों में चलती है उसे फॉरेन करेंसी कहते हैं। सो एज पर सेक्शन 2N, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है फॉरेन करेंसी, बट साथ में इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये, एंड इंक्लूड्स। ये आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। सो पहला तो आपको लिखना है फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंस पेएबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडिया, इंडियन करेंसी बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, एंड ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी। तो ये जो पार्ट है इसको आपको मग करना पड़ेगा और एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। इसमें जो दो छोटे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें इंडियन करेंसी में यानी रुपीज में, अगर आपने बिल ड्रॉ किया है इंडियन करेंसी में लेकिन पेबल है वो फॉरेन करेंसी में, तो उसको भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। या फिर इसका उल्टा, ड्रॉ किया है आउटसाइड इंडिया, बाहर ड्रॉ किया है लेकिन जो पेबल है वो इंडियन रुपीज में, इंडियन करेंसी में पेबल है, तो इसको भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। अब बात करते हैं फॉरेन सिक्योरिटी की। फॉरेन सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2O और इसकी शुरुआत ही होती है डेफिनेशन की एनी सिक्योरिटी। सो फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट है पॉइंट इसका, डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो डिनोमिनेटेड है या एक्सप्रेस्ड है फॉरेन करेंसी में, उसको फॉरेन सिक्योरिटी माना जाएगा। एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडीम्पशन और रिटर्न इज पेएबल इन इंडियन करेंसी। इसमें जो ये लास्ट की लाइन है ये एक तरह का क्लैरिफिकेशन इन्होंने दे दिया है यहां पर।
सिक्योरिटी एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, तो वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि ये फॉरेन सिक्योरिटी माना जाता है, लेकिन यहां पे क्लैरिफाई किया है कि इवन उसका अगर रिडेम्पशन या रिटर्न जो है वो पेबल इंडियन करेंसी में तो भी उसको फॉरेन सिक्योरिटी ही माना जाएगा। अब बात करते हैं पर्सन की डेफिनेशन। याद रखना ये पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स के पर्सन की डेफिनेशन से अलग है, पहली बात। और ये जो डिफाइन है पर्सन, ये है डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन यू में। इट इंक्लूड्स एनी इंडिविजुअल, Hindu undivided family, company, firm, association of person, body of individual, whether incorporated or not, and any agency, यहां से जो डाइवर्जन है स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। तो इन एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच को भी अलग पर्सन माना गया है। फर्दर इट इंक्लूड्स एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। इस डेफिनेशन में अगर खास पॉइंट आप देखें जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, वो है एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन कंट्रोल बाय सच पर्सन इज आल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सन। जैसे एक इन कंपनी है आउटसाइड इंडिया, इसको पर्सन माना गया है, और साथ में इसकी अगर कोई ब्रांच है इंडिया में, ब्रांच ऑफिस है, तो एजेंसी है, तो इसको भी एक अलग पर्सन माना गया है अंडर फेमा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर द फेमा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन वी में। इट मींस द फॉलोइंग। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है, 3 पार्ट में डिफाइन किया है। तो सबसे पहले पार्ट में ये कहते हैं अ पर्सन residing in India for more than 182 days during the preceding financial year। financial year देखना है पिछला, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा, मोर देन, वो रिजाइडिंग हो इंडिया में, तो ऐसे पर्सन को हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। लेकिन साथ में एक्सक्लूजन्स दे दिए हैं, तो 2 एक्सक्लूजन है, उनको देख लेते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला इन्होंने बोला है पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउट्स ऑफ इंडिया, यानी ऐसा पर्सन जो बाहर गया हो या फिर जो बाहर रह रहा हो, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर रह रहा है या गया हुआ है, या फिर बिजनेस या वोकेशन के लिए बाहर गया है या रह रहा है, या एनी अदर पर्पस इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई पर्सन बाहर गया है या बाहर रह रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, या एनी अदर पर्पस जिसका इंटेंशन है कि अनसर्टन पीरियड के लिए गया है, तो उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा अंडर फेमा। अब दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, ऐसा पर्सन हु हैज कम टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, अदर देन, यहां से फिर से एक्सक्लूजन सर, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, एनी अदर पर्पस, such circumstances as indicate intention to stay in India for uncertain period। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, बिजनेस वोकेशन के लिए आ रहा है, या स्टे करने के लिए आ रहा है अनसर्टेन पीरियड, तब तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन ये पर्पसेस के अलावा वो किसी और पर्पस के लिए आ रहा है, तो उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हमने देखा पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसको हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। लेकिन 2 एक्सक्लूजन है, ये हमने देखा पहला एक्सक्लूजन और ये है दूसरा एक्सक्लूजन। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट जिसको हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे, एनी पर्सन और बॉडी
और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो ऐसा कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, उसको हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। तीसरा पॉइंट, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर established outside India but owned or controlled by person resident in India। इस थर्ड पॉइंट के ऊपर भी एग्जाम में केस आ सकता है या क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई बाहर की कंपनी है, इंडिया में उसकी एक ब्रांच है, उसने ब्रांच अगर इंडिया में एस्टेब्लिश कर ली है, फिर चाहे वो बाहर वाला ही उसको क्यों ना कंट्रोल कर रहा हो, ये जो ब्रांच है इसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। इसी तरह से इंडियन कोई पर्सन है, उसने कोई ब्रांच बाहर ओपन की है, फिर वो चाहे उसने ब्रांच बाहर ही क्यों ना ओपन की हो, अगर वो कंट्रोल किसी इंडियन से हो रही है तो ऐसी ब्रांच बाहर होते हुए भी इस ब्रांच को पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। इस पॉइंट को फिर से समझ लीजिए, अगर कोई बाहर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने इंडिया में ब्रांच ओपन कर दी है, तो ऐसी ब्रांच चाहे बाहर वाला ही क्यों ना कंट्रोल कर रहा हो, उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा ऐसी ब्रांच को। इसी तरह से किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने बाहर ब्रांच ओपन किया आउटसाइड इंडिया, तो ये ब्रांच चाहे बाहर ही क्यों ना ओपन हुई हो, इसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा अगर ये ब्रांच जो कंट्रोल्ड हो रही है, ओन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के थ्रू ये ओन्ड या कंट्रोल्ड है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने अभी एक्सप्लेन की, या तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगी या फिर इसके ऊपर केस आ सकता है। अब बात करते हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की डेफिनेशन। इट इज गिवन अंडर 2W। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट मीन्स पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, यानी अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो ऐसे पर्सन को हम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे एज पर सेक्शन 2W। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिपैट्रिएट टू इंडिया। सेक्शन है 2Y। सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए, रिपैट्रिएट का मतलब क्या है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप बाहर कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा वो जल्दी से जल्दी आप भारत लेके आ जाइए। इसका मतलब आप उसको रिपैट्रिएट कर दीजिए भारत में, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज भारत में बढ़ जाए। ये तो बात हो गई समझने की। अब आपको लिखना क्या है एग्जाम में रिपैट्रिएट टू इंडिया का, वो समझ लीजिए। 2Y में एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है। रिपैट्रिएट टू इंडिया मींस सेलिंग, होल्डिंग और यूज ऑफ रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज। जो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति हुई है उसे यू हैव टू सेल, होल्ड और यूज इन फॉलोइंग वे, तो उसको हम रिपैट्रिएट टू इंडिया मान लेंगे। पहला वे है सेलिंग टू ऑथोराइज्ड पर्सन इन इंडिया इन एक्सचेंज फॉर रुपीज। रुपीज के बदले आप वो जो करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज की, उसको आप सेल कर दीजिए ऑथोराइज्ड पर्सन को, तो हम मान लेंगे रिपैट्रिएट टू इंडिया हो गया है। दूसरा, होल्डिंग इन एन अकाउंट विद द ऑथोराइज्ड पर्सन इन इंडिया टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय RBI, या फिर आप ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसके यहां पर जो अकाउंट आपने ओपन कर रखा है उसमें उसको रख सकते हैं उस एक्सचेंज को, तो भी मान लिया जाएगा रिपैट्रिएट हो गया है इंडिया में। तीसरा, यूजिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अ डेट और लायबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन एक्सचेंज, या फिर वो जो फॉरेन एक्सचेंज आपको मिला है उस फॉरेन एक्सचेंज से किसी दूसरी फॉरेन लायबिलिटी को, ऐसा डेट या लायबिलिटी जो फॉरेन एक्सचेंज में थी आपकी, उसको आप चुका दीजिए बाहर के बाहर, तो इसको भी हम मान लेंगे कि जो फंड्स हैं, एक्सचेंज है, वो रिपैट्रिएट टू इंडिया हो गया है। तो इस तीनों पॉइंट को फिर से समझ लीजिए, या तो
वो जो फॉरेन एक्सचेंज मिला है उसको सेल कर दीजिए ऑथोराइज पर्सन को, या फिर इसको होल्ड कर लीजिए एनी अकाउंट मेंटेन विद द ऑथोराइज पर्सन, या फिर इस फॉरेन एक्सचेंज से किसी बाहर की लायबिलिटी या डेट को डिस्चार्ज कर दीजिए जो फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड है, ऐसे डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दीजिए। तीनों केस में मान लिया जाएगा कि यू हैव रीपैट्रिएटेड टू इंडिया। अब हम एक और टर्म देखेंगे, इसको ध्यान से समझ लेना। ये टर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये जो टर्म है ये बेसिकली रिलेटेड है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से, तो इसका एक्सटेंशन है, ऐसा समझ लीजिए। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI जिसे बोल सकते हैं, इट मीन्स अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया who is a citizen of India or a person of Indian origin। तो ऐसा पर्सन जो है तो इंडिया के बाहर, दैट इज who is a person resident outside India but who is a citizen of India, या फिर he is of Indian origin। अब देखते हैं एक और टर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, person of Indian origin। So person of Indian origin means any individual not being a citizen of Pakistan और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन को बाहर रखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन से। So any individual not being citizen of Pakistan or Bangladesh who at any time held an Indian passport, अगर उसने इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया था किसी भी समय लाइफ में, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। या फिर who or either of whose parents or grandparents were citizen of India, या तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया थे, और हु इज अ स्पाउस ऑफ, या वो पर्सन स्पाउस है यानी पति है या पत्नी है, ऑफ सच पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन और अबो मेंशन्ड पर्सन। आपने देखा होगा डेफिनेशन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब आपको फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में से दो लोगों को हटा दीजिए आप पहले तो। कौन कौन से? ऐसे सिटीजन जो पाकिस्तानी है या बांग्लादेश है, इनको बाहर कर दीजिए। नाउ एनी अदर इंडिविजुअल हु एनी टाइम हेल्ड द इंडियन पासपोर्ट। तो अगर कोई पर्सन है जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है और उसने इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रखा था कभी भी लाइफ में, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। या फिर ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीजन नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया थे। या फिर ऐसा पर्सन जिसका स्पाउस यानी पति हो या पत्नी, तो ऐसा स्पाउस जो इंडियन सिटीजन है या फिर अबो मेंशन पर्सन की कैटेगरी में आता है, यानी इसने या तो इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया हो या फिर इसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया थे। तो ऐसे सभी पर्सन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे अंडर द फेमा।